गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। कक्षा 9 में अध्याय 3 पढ़ रहे हैं हम। अध्याय 3 में आज हमें पढ़ना है पेज नंबर 41 में रासायनिक सूत्र लिखना। तो किसी भी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है, यानी उसका जो संघटक होता है उसको प्रतीक रूप में लिखना ही रासायनिक सूत्र कहलाता है। भिन्न भिन्न यौगिकों के रासायनिक सूत्र हम सरलतापूर्वक लिख सकते हैं ना, यौगिकों के रासायनिक सूत्र सरलतापूर्वक हम लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए हमें तत्वों के प्रतीक पता होने चाहिए और उनकी संयोजन क्षमताएं पता होना चाहिए। तो तत्वों के कुछ प्रतीक पिछले वीडियो में बताए थे, इसी पाठ्य पुस्तक में इसी पाठ में दिए गए हैं, आप उन्हें देख लीजिएगा। इनकी संयोजन क्षमता या संयोजन शक्ति क्या कहलाती है? तो किसी भी तत्व की संयोजन शक्ति या संयोजन क्षमता उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। तो संयोजकता क्या कहलाती है? किसी भी तत्व की संयोजन शक्ति। संयोजन शक्ति अर्थात वह कितने रूप में जुड़ सकता है, कितनी शक्ति के साथ जुड़ सकता है। किसी एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु के साथ किस प्रकार जुड़ते हैं, एक रासायनिक यौगिक का निर्माण करते हैं, यानी किस प्रकार से जुड़ते हैं, कैसे रासायनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। इसको हम कुछ उदाहरणों से देखते हैं। जैसे हम देखते हैं कि H2O जल का सूत्र है। यदि हम देखें कि यहाँ H2 है और O1 है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है? 2 है। थोड़ा यहाँ विपरीत होता है। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है? 2 है और ऑक्सीजन की संयोजकता 1 है, ठीक है। यानी ऑक्सीजन कितने को जोड़ सकता है? 2 को। इसको और थोड़ा विस्तार रूप से यदि हम देखें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो ये संयोजन बंध कहलाता है। क्या कहलाता है? संयोजन बंध। और एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन को जोड़ सकता है, तो इसकी संयोजकता कितनी हुई? 2 कहलाती। लेकिन हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है, इसलिए एक हाइड्रोजन एक साइड, एक हाइड्रोजन एक साइड। इसको इस प्रकार से लिखा जाता है। इसी प्रकार CO2, HCl और भी कई उदाहरण होते हैं। इन्हें थोड़ा और आगे हम जानेंगे। इस अध्याय में संयोजकताएं नहीं दी गई, केवल हमें इनको सामान्य रूप से पढ़ना बस है। संयोजकताओं के लिए अगले कुछ अध्यायों में संयोजकता दी गई है, उन्हें हम अगले अध्यायों में देखेंगे। तो संयोजकता को समझने के लिए थोड़ा सा एक उदाहरण और समझते हैं। अगले पेज में सारणी 3.6 के नीचे दिया गया है कि मानव की 2 भुजाएं होती हैं, यानी मनुष्य की 2 भुजाएं होती हैं सामान्यतः, और एक ऑक्टोपस की 8 भुजाएं होती हैं। ऑक्टोपस की कितनी भुजाएं होती हैं? 8 भुजाएं होती हैं। तो ऑक्टोपस की एक भुजा मानव की एक भुजा को पकड़ सकती है और ऑक्टोपस की 2 भुजाएं एक मनुष्य की दोनों भुजाएं पकड़ सकती हैं। यानी ऑक्टोपस की कुल भुजाएं कितनी होती हैं? 8। उसमें से 2 भुजाओं ने, ऑक्टोपस की 2 भुजाओं ने मनुष्य की 2 भुजाओं को पकड़ लिया। यदि इस प्रकार से देखें हम, तो ऑक्टोपस कुल कितने मनुष्यों को अपने साथ जोड़ सकता है? 4 मनुष्यों को, क्योंकि 4 मनुष्यों की कितनी भुजाएं होंगी? 8 भुजाएं होंगी। कितनी भुजाएं होंगी? 8 भुजाएं होंगी। तो एक ऑक्टोपस 4 मनुष्यों को जोड़ सकता है, ठीक। तो यदि हम ऑक्टोपस को O माने, क्या माने? O माने, और मनुष्य को H से निरूपित करें, तो हम देखेंगे कि एक ऑक्टोपस कितने मनुष्यों को जोड़ रहा? 4 मनुष्य। तो हम उसे इस प्रकार से लिख रहे हैं, ठीक है, वो समझने के लिए है। तो एक ऑक्टोपस 4 मनुष्यों को जोड़ सकते हैं, क्योंकि 8 भुजाएं होती हैं, ठीक है। यदि किसी और अन्य जीव की 4 भुजाएं हैं तो वह कितने मनुष्यों को जोड़ सकता है?
तो वह 2 मनुष्यों को ही जोड़ सकता है। ठीक, और इसको थोड़ा और समझते हैं। यदि ऑक्टोपस की 8 भुजाएं हैं, ठीक है, तो ऑक्टोपस एक मनुष्य की एक भुजा से भी जोड़ता है, तो कुल कितने मनुष्यों को जोड़ सकता है? वह कुल 8 मनुष्यों को जोड़ सकता है। तो इसी प्रकार से हमें संयोजकता पता चलती है, जैसे हमने इस उदाहरण में समझा है कि ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? 2, इसलिए वह 2 को जोड़ सकता है। अब वो H हो सकता है या कोई और भी हो सकता है। अब यदि हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है, कितनी है हाइड्रोजन की संयोजकता? 1 है, तो 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। यदि किसी और तत्व की संयोजकता 2 होगी, तो इसके साथ वह एक बार ही जुड़ेगी। जैसे यहाँ हाइड्रोजन 2 बार जुड़ा है, लेकिन वह कोई और तत्व जिसकी संयोजकता 2 होगी, तो वह एक ही बार इसके साथ जुड़ेगा। ठीक है, चलिए और आगे समझते हैं हम। अब इसके नीचे दिया गया है कि हम और अधिक जानकारी अगले अध्याय में पढ़ेंगे। ठीक है, अब रासायनिक सूत्र लिखना, हमें क्या लिखना है? रासायनिक सूत्र। तो रासायनिक सूत्र लिखते समय कुछ सावधानियां रखना पड़ता है, जो हम आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि दिया गया है कि रासायनिक सूत्र लिखते समय क्या क्या नियमों का पालन करना चाहिए। पेज नंबर 42 में दिया हुआ है, सारणी 3.6 के नीचे दिया हुआ है। तो चलो देखते हैं, यहाँ पॉइंट दिए गए हैं। पॉइंट पहला है, आयन की संयोजकता अथवा आवेश संतुलित होना चाहिए। यानी रासायनिक सूत्र लिखते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि आयन की संयोजकता और आवेश संतुलित होना चाहिए। ठीक, किस प्रकार से संतुलित होना चाहिए? जैसे पहला उदाहरण तो हमने बता ही दिया यहाँ को H2O का। एक उदाहरण और लेते हैं। एक उदाहरण है NaCl। तो NaCl लिखा हुआ है, NaCl जुड़ता किस प्रकार से? Na की संयोजकता 1 है, Cl की संयोजकता 1 है। संयोजकता अभी हमने बताया कैसे लिखते हैं। अब आयन देखते हैं। आयन ये जो होते हैं कि अगर हम इसको आयन रूप में तोड़े, ये Na+ होता है और ये Cl- होता है। तो यही कहा गया कि आयन की संयोजकता या आवेश संतुलित होना चाहिए। तो देखिए यहाँ भी एक प्लस या एक माइनस है, तो प्लस और माइनस मिल जाएंगे तो NaCl बन जाएगा। ठीक है, और समझते हैं हम। यदि उदाहरण के तौर पर हम देखें कि यहाँ यदि ये 2 होती और ये 1 होता, तो ये फिर आपस में नहीं जुड़ पाते। ठीक है, तो यही कहा गया है पहले पॉइंट में कि इनके आवेश और संयोजकता दोनों संतुलित होना चाहिए। ठीक है, अब अगला पॉइंट है, जब कि एक यौगिक किसी धातु अथवा अधातु के संयोग से निर्मित होता है, यानी कोई यौगिक जो बनता है वह या तो धातु से बनता है या धातु और अधातु, यानी धातु धातु के योग से या धातु और अधातु के योग से बनता है। ठीक है, तो धातु का नाम अथवा उसके प्रतीक को पहले लिखते हैं। ध्यान रखो, जब कोई यौगिक बनता है तो वह धातु और अधातु के संयोग से बन जाता है ना। तो जब उसके प्रतीक को लिखते हैं या उसके नाम को लिखते हैं, तो पहले हम धातु का नाम लिखते हैं और धातु का ही प्रतीक लिखते हैं। जैसे पहला उदाहरण यही है, NaCl। NaCl जो पहला उदाहरण दिया है, तो Na यहाँ धातु है और Cl क्या है? अधातु है। क्या है? अधातु है। तो इसका जब हम नाम लिखेंगे तो सोडियम क्लोराइड। तो हमने सोडियम पहले लिखा, यहाँ भी सोडियम लिखा पहले Na, तो ये धातु और ये अधातु है। तो हमेशा धातु के नाम को पहले लिखा जाता है, चाहे उसका प्रतीक लेके चाहे उसका नाम लेके। और भी उदाहरण दिए गए हैं यहाँ, जैसे CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। तो Ca यहाँ क्या है? Ca यहाँ धातु है और O यहाँ क्या है? अधातु है। तो हमने Ca को पहले लिखा, तो इसका नाम भी लिखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड। पुस्तक में और भी कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे
आयरन सल्फाइड, कॉपर ऑक्साइड और भी उदाहरण दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो है धातु का नाम पहले लिखा जाता है और अधातु का नाम बाद में, ये दूसरा पॉइंट है। अब तीसरा पॉइंट है बहुपरमाणु आयनों द्वारा निर्मित यौगिकों में, बहुपरमाणु यानी जिनमें ज्यादा परमाणु होते हैं, उनमें जो यौगिक बनते हैं उसमें आयनों की संख्या को दर्शाने के लिए, आयनों की संख्या को दर्शाने के लिए आयन को कोष्टक में लिखते हैं। ध्यान दीजिए, आयन को कहाँ लिखते हैं? कोष्टक में, और आयनों की संख्या को कोष्टक के बाहर लिखते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं। यहाँ उदाहरण दिया हुआ है MgOH होल ट्वाइस। इसको पढ़ते भी ऐसा है, MgOH होल ट्वाइस। क्या पढ़ते हैं? होल ट्वाइस। 3 है तो होल ट्राइस। ठीक है, ठीक है। या आप हिंदी बोल सकते हो होल 2, होल 3। ठीक, इस प्रकार से आप इन्हें लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो आयनों की संख्या है, ये दो बताना किसके आयनों की संख्या कितनी है? 2 है। किसके आयनों की संख्या? Mg की। ठीक, Mg के आयनों की संख्या 2 है। तो यहाँ कुछ 3.6 में कुछ सामान्य सरल और बहुपरमाणु आयन दिए गए। आप इन्हें देख सकते हैं, इनके आयन भी आप संकेत के रूप में देख सकते हैं। ये आप इन्हें देख लीजिए। अब हम और आगे पढ़ेंगे 3.4.1 सरल यौगिकों के सूत्र। तो जब दो भिन्न भिन्न तत्वों से निर्मित सरलतम यौगिकों को, दो भिन्न भिन्न तत्वों से निर्मित सरलतम यौगिकों को द्विअंगी यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विअंगी यौगिक। ठीक, या सारणी हमने बताया, सारणी में भी यौगिक दिए गए हैं। ठीक है, अब हम कुछ उदाहरण देखेंगे। तो आणविक यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखते समय, क्या लिखते समय? आणविक यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखते समय हम पहले संघटक तत्वों की, इसको संघटक यानी जो तत्व जुड़ रहे हैं, तो उन तत्वों के प्रतीक को लिख के उनकी संयोजकताएं लिखते हैं। यहाँ कुछ उदाहरण हम देखेंगे। तो उदाहरण दिए गए आपकी पुस्तक में, उन्हें हम लिखकर भी देखते हैं। चलिए, यहाँ हम कुछ उदाहरण देखते हैं जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक में भी दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पहला उदाहरण दिया है हमने हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र, पुस्तक में दिया है, उस पर भी ध्यान देना है आपको। यहाँ तत्व का नाम दिया है, तत्व हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्लोराइड जो होता है HCl, उसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन जुड़ता है। तो यहाँ तत्व के नीचे उसकी संयोजकता लिखी जाएगी। क्या लिखी जाएगी? संयोजकता लिखी जाएगी। तो हमें ध्यान देना है कि यहाँ H की संयोजकता 1 है, ये वाली, ये नहीं, ये वाली। ठीक है, Cl की संयोजकता ये 1 है। ठीक, यहाँ तीर के निशान इधर लगे हुए हैं, तीर के निशान इधर लगे हुए हैं। वो इसलिए लगे हुए हैं कि हमें इस Cl को एक लिखना है, इस H को एक लिखना है। ठीक है ना, लेकिन संयोजकता उसकी एक ही है। ठीक, अभी और कुछ उदाहरण देखते हैं। तो देखिए, H की संयोजकता 1, Cl की संयोजकता 1, तो उसे HCl लिखेंगे। ठीक है, दूसरा देखते हैं हम। ठीक है, दूसरा है हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र। हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र, हाइड्रोजन और सल्फाइड ये दोनों सल्फर। तो हाइड्रोजन की संयोजकता 1, सल्फर की संयोजकता 2। ठीक है, तीर के निशान इधर लगे हुए हैं। इस तीर के निशान का अर्थ है कि जब ये तीर का निशान इधर लगा हुआ है, इसका अर्थ है कि H को हमें 2 बार लिखना है और S को हमें 1 बार लिखना है। इसका अर्थ यह होगा। ठीक है, समझ गए? तो H को हमें 2 बार लिखना है, इसलिए यहाँ लिखा है H2H। ठीक, इसको हम H2H नहीं लिखेंगे, यानी H को 2 बार नहीं लिखेंगे। H की संयोजकता तो 2 है, लेकिन जो दूसरा तत्व होगा उसको 2 बार लिखना है, इसीलिए यहाँ से तीर के निशान लगाए गए हैं। ठीक, अब हमें एक उदाहरण और देख लीजिए। उदाहरण नंबर 3, इसमें दिया है CCl4 यानी कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन की संयोजकता कितनी है?
और क्लोरीन की संयोजकता 1, लेकिन उससे लिखा क्या गया है CCl4। अपनी पाठ्य पुस्तक में देखिए। इसी प्रकार चौथा पांचवा देखिए, यहाँ चौथा पांचवा ये आयन वाले हैं, चौथा पांचवा छठवां, तो हम इसमें से एक छठवां समझा देते हैं। 6 नंबर का उदाहरण। तो देखिए कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र, यहाँ हमने लिया है कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र, इसको बाद में लिखेंगे, पहले इसको लिखिए। तो इनमें आयनों के रूप में जोड़ना बताया गया है, ठीक है। कैल्शियम में 2+ आयन होते हैं, कैसे होते हैं 2+, और ऑक्सीजन में 2- आयन होते हैं, ठीक। तो इसको हमें जोड़ना तो ऐसा चाहिए था, मतलब तीर के दिशा इसी के अकॉर्डिंग लगेंगे, और इसको जब हम लिखेंगे तो ऐसा लिखना चाहिए था कि CH2 और O2, इसके अकॉर्डिंग ऐसे ही लिखना चाहिए कि 2 संयोजक थी, 2 संयोजक सहित थी। लेकिन जब बराबर संयोजकताएं होंगी, क्या होंगी, बराबर संयोजकताएं होंगी, तो हम उन्हें अलग से इनकी संयोजकता नहीं दर्शाएंगे। क्या करेंगे, अलग से इनकी संयोजकता नहीं लिखेंगे, यानी 2 ये नहीं लिखेंगे, केवल CaO ही लिखेंगे। तो कैल्शियम ऑक्साइड को इस प्रकार से लिखा जाता है। यहाँ कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे आपको तीसरा देखना है, चौथा देखना है, पांचवा देखना है, छठवां हमने बता दिया। अब इसी के आगे बहुपरमाणु आयनों वाले यौगिक दिए गए, तो इन्हें भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। पेज नंबर 44 में सोडियम कार्बोनेट का सूत्र यहाँ तक आपको देखना है, बाकी शेष हम कल या अगली वीडियो में देखेंगे।